इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर आपका स्वागत है। और जो बच्चा यूट्यूब पे इस वीडियो को देख रहे हैं, बहुत बढ़िया, आपका भी स्वागत है। और इम्पैक्ट एकेडमी यूट्यूब चैनल और इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर आपने देखा होगा लगातार क्लासें और लगातार अच्छा अच्छा स्टडी मटेरियल आ रहे हैं। और टेस्ट सीरीज हम देखते हैं जो इम्पैक्ट एकेडमी ऐप पर जो टेस्ट सीरीज का कॉलम है, स्टडी मटेरियल का कॉलम है, ये बहुत ही बेस्ट है। तो इसका बेनिफिट उठाओ। जो चीज़ें फ्री में है तो उनका तो बेनिफिट उठाओ कम से कम। और बेस्ट से बेस्ट मेहनत करके ये तैयार किया जाता है। आज हमारा टॉपिक है हैवी वाटर, भारी जल। ठीक है, भारी जल है, बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। हम देखते हैं। तो यहाँ फॉन्ट मिस है। भारी जल, इसको क्या बोलते हैं हम? भारी जल। भारी जल है, भारी जल, हैवी वाटर बोलते हैं जिसको। क्या बोलते हैं? हैवी वाटर। ठीक है, भारी जल, हैवी वाटर। इसको हम क्या बोलते हैं? D2O बोलते हैं। क्या बोलते हैं? D2O, भारी जल। इसको ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड। ये भी ध्यान रखोगे, इसको हम क्या बोलते हैं? ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी बोलते हैं। ड्यूटेरियम ऑक्साइड भी है इसका नाम। ठीक है, ये सभी ध्यान रखोगे। ड्यूटेरियम ऑक्साइड, D2O, ड्यूटेरियम ऑक्साइड। पहले तो हम जान लेते हैं कि इसकी खोज है किसने की? 1932 में यूरे ने की थी। इसकी खोज है, इसकी खोज डिस्कवरी बाय किसके द्वारा? हेराल्ड सी यूरे। किसके द्वारा? हेराल्ड सी यूरे। ठीक है, सी यूरे। तो हम देखते हैं यूरे। तो हम देखते हैं हेराल्ड सी यूरे ने इसकी खोज की थी। ठीक है, तो हेराल्ड सी यूरे, इसको थोड़ा ऐसे करना है, यूरे। हेराल्ड सी यूरे ने इसकी खोज कब की? 1932 में की थी। 1932 में, ये आपको ध्यान रखना है। 1932 में इसकी खोज की गई थी। तो हम देखते हैं जो ड्यूटेरियम ऑक्साइड है, ड्यूटेरियम ऑक्साइड D2O, D2O, भारी जल। तो इसका कई बार एटॉमिक मास पूछा जाता है, परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है। एटॉमिक मास, ठीक है, परमाणु द्रव्यमान पूछा जाता है। परमाणु द्रव्यमान 20 होता है और H2O का होता है 80। H2O का कितना होता है? 18। सॉरी, H2O का कितना होता है? 18। H2O का परमाणु द्रव्यमान है 18 होता है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान कितना है? 18। 80 पता नहीं कैसे दिमाग में आया। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 18 है। ठीक है, थोड़ा इसको हम देख लेते हैं कि कैसे 18 है और कैसे 20 है। देखो, जो हमारा डी है, ड्यूटेरियम है, ये हाइड्रोजन का आइसोटोप है। यहां लिख लेते हैं हम, हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम। किसका आइसोटोप है? हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप हैं। एक तो प्रोटियम बोल देते हैं, और एक बोल देते हैं ड्यूटेरियम, और एक बोल देते हैं प्रोटियम, एक ट्रिटियम बोल देते हैं। हम देखते हैं हाइड्रोजन का आइसोटोप ड्यूटेरियम, ड्यूटेरियम, इसको हम ऐसे भी लिख देते हैं H21। तो देखोगे इसका परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2। परमाणु द्रव्यमान कितना है? 2 है। परमाणु द्रव्यमान 2 है। और परमाणु क्रमांक, एटॉमिक मास इसका कितना है? 2 है। एटॉमिक मास 2 है। और एटॉमिक नंबर है वो क्या है? 1 है। एटॉमिक नंबर क्या है? 1 है। एटॉमिक नंबर 1 है। परमाणु द्रव्य एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या है वो क्या है? 1 है। तो हम देखते हैं अब यहाँ पर D2O में देख लेते हैं। D2O में मैंने बताया D2O, ठीक है। डी हमारा अकेला डी है, वो किसके बराबर है? H21 के बराबर है। लेकिन यहाँ पर तो क्या है? दो है, 2D है। तो हमारा क्या है? 2D है, तो हमारा क्या हो जाएगा? H4 हो जाएगा। हमारा एटॉमिक मास कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो D2 का कितना हो गया? 4 हो गया। और ऑक्सीजन का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान कितना होता है? 16। 16 और 4 कितने हो गए? 20। ठीक है, इसी तरह से हम H2O में देखते हैं। H2O में हाइड्रोजन के कितने हो गए? 2। और ऑक्सीजन का कितना हो गया? 16। 16 और 2 कितने हो गए? 18। H2O का एटॉमिक मास, परमाणु द्रव्यमान 18। और D2O का परमाणु द्रव्यमान, एटॉमिक मास कितना हो गया? 20। तो D2O ड्यूटेरियम ऑक्साइड, तो ये ध्यान रखोगे, इसकी खोज किसने की? हेराल्ड सी यूरे ने की, 1932 में की। D2O का परमाणु द्रव्यमान कितना है? D2O का परमाणु द्रव्यमान हमारा 20 है। हाइड्रोजन का कितना है? 18 है। H2 बराबर 2। ऑक्सीजन का कितना होता है? 16 होता है।
D2 का कितना हो गया, 4 हो गया, क्योंकि एक D किसके बराबर है, H21 के बराबर है। और ये D है, ये किसका आइसोटोप है, हाइड्रोजन का आइसोटोप है। हाइड्रोजन का आइसोटोप, जब आइसोटोप टॉपिक पढ़ेंगे तब उसमें भी हम देखेंगे हाइड्रोजन के 3 आइसोटोप है, प्रोटियम, ड्यूटेरियम, ट्रिटियम। तो जो हाइड्रोजन का आइसोटोप है ड्यूटेरियम, तो उसका H21 बोलते हैं। इसका 2 तो क्या होता है, परमाणु द्रव्यमान, और 1 क्या होता है, एटॉमिक नंबर, परमाणु संख्या होता है। ठीक है, इतने ही प्रोटॉन की संख्या होता है जितना परमाणु संख्या होती है। तो हमारा देखा हमें तो कितना आ गया, इसका 20 आ गया, और इसका देखा तो कितना आ गया, 18 आ गया। ठीक है, अगला हम देख लेते हैं आगे। आगे देखें, ये हो गया हमारा खोज है, पता चल गई हमें, ड्यूटेरियम ऑक्साइड का पता चल गया, हाइड्रोजन का आइसोटोप का पता चल गया, परमाणु द्रव्यमान का पता चल गया। अब हम बात करते हैं क्वथनांक की। ठीक है, क्वथनांक वेरी इंपॉर्टेंट। क्वथनांक है, क्वथनांक किसका बोलते हैं हम, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट। क्वथनांक क्या बोलते हैं, बॉइलिंग पॉइंट बोलते हैं। और जो पानी का क्वथनांक है, पानी का क्वथनांक, पानी का क्वथनांक, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग, बीपी बीपी का मतलब ब्लड प्रेशर नहीं, बॉइलिंग पॉइंट 100 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना होता है, 100। और हमारा D2O का कितना होता है, ये अक्सर पेपर में पूछ लिया जाता है कि D2O का क्वथनांक कितना है। D2O का क्वथनांक है वो 101.4 होता है, 101.4, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। ठीक है, कई बार पेपर में ये भी पूछ ले कि जो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज ग्रेटर देन नॉर्मल वाटर, बिकॉज वाई। तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर लिख देता हूं मैं यहां पर, द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर, हैवी वाटर, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ हैवी वाटर इज ग्रेटर देन नॉर्मल वाटर, या ऑर्डिनरी वाटर बोल सकते हो, नॉर्मल वाटर, नॉर्मल वाटर, बिकॉज, बिकॉज, बिकॉज ऑफ, बिकॉज ऑफ मोलिकुलर वेट, मोलिकुलर वेट ऑफ D2O, D2O is higher than the, is higher than the H2O। ठीक है, तो हम देखते हैं जो बॉइलिंग पॉइंट हो हैवी वाटर है वो ग्रेटर देन है नॉर्मल वाटर से, बिकॉज मोलिकुलर वेट है वो क्या है, हमेशा हमारा हैवी वाटर का ज्यादा होता है। हमारा जो आणविक भार बोल देते हैं, मोलिकुलर वेट को क्या बोलते हैं, आणविक भार। तो ये ध्यान रखोगे, आणविक भार भी ज्यादा है, और ये एक बात और ध्यान रखोगे, इसका हमारा परमाणु द्रव्यमान भी ज्यादा है। ठीक है, परमाणु द्रव्यमान भी क्या है, ज्यादा। किसका ज्यादा है परमाणु द्रव्यमान, D2O का ज्यादा है, किससे, H2O से ज्यादा है। सही है, ये भी आपको बात समझ में आ गई। ठीक है, अगला हम देखते हैं, क्वथनांक का देख लिया। अब हम देख लेते हैं अब अगला पॉइंट हम देख लेते हैं, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट है वो देख लेते हैं। फ्रीजिंग पॉइंट आप देखोगे, जल ऐसा, जल, जल ऐसा पदार्थ है, बर्फ ऐसा पदार्थ है जिसका क्वथनांक व हिमांक बिंदु 0 होता है। H2O का हिमांक बिंदु पूछा जाए, H2O का हिमांक बिंदु, फ्रीजिंग पॉइंट, हिमांक बिंदु, तो वो कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड होता है। कितना है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड। आपके पेपर में अब ये पूछ लिया कि D2O का हिमांक बिंदु कितना होता है, D2O का हिमांक बिंदु। अब यह है चिंता का विषय हो जाएगा कि आपको कि ये क्या पूछ लिया। D2O का हिमांक बिंदु है वह तुलनात्मक रूप से इससे कहीं ना कहीं ज्यादा होगा। तो ज्यादा का मतलब कम, कम की ओर नहीं है, ज्यादा का मतलब है 3.82 है। ठीक है, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड। तो ये बस सीधा ये याद कर लेना कि D2O का हिमांक बिंदु क्या है, 3.82 डिग्री सेंटीग्रेड है। ठीक है, यहां देख लिया D2O का हिमांक बिंदु क्वथनांक है बॉइलिंग पॉइंट 101.4 डिग्री, और यहां पर देख लिया कि इसका हिमांक बिंदु क्या है D2O का,
3.82 है। और ये वेरी इंपॉर्टेंट है कि H2O का हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु दोनों क्या होते हैं, हिमांक बिंदु और गलनांक बिंदु भी हमारे H2O के गलनांक बिंदु भी, मेल्टिंग पॉइंट भी H2O का कितना होता है, 0 डिग्री ही सेंटीग्रेड बोला जाता है। ठीक है, अगला हम देखते हैं। ठीक है, ये हो गया हमारा। अब है, कई बार पेपर में ये पूछ लेते हैं कि जो H2O का घनत्व कितना है और D2O का कितना है। H2O का घनत्व है, डेंसिटी है, वो तो हम एक ही मानेंगे, एक ही होते हैं, ये तो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू है 1 है। और यदि D2O का घनत्व पूछा जाए, D2O का घनत्व डेंसिटी है, तो डेंसिटी है, हम देखते हैं डेंसिटी मास बाई वॉल्यूम होता है। डेंसिटी क्या है हमारी, मास बाई वॉल्यूम है। डेंसिटी क्या है, मास बाई वॉल्यूम, मास बाई वॉल्यूम। तो द्रव्यमान अपॉन में क्या होता है, आयतन। आयतन तो हमारा लगभग है, बराबर है। तो द्रव्यमान किसका ज्यादा होता है, डेंसिटी का ज्यादा, जो D2O का ज्यादा होता है। तो द्रव्यमान ज्यादा है तो इसका हमारा घनत्व भी क्या होगा, ज्यादा। तो घनत्व कितना है D2O का, 1.104 माना जाता है। कितना है, 1.1044 भी होता है। ठीक है, मैंने बस यहाँ पर इतना ही लिख दिया। अब हम देखते हैं अगला कि और कहाँ प्रयोग करते हैं। जो D2O को मंदक के रूप में प्रयोग करते हैं, D2O का उपयोग मंदक के रूप में करते हैं। इंग्लिश में बोल देते हैं इट्स यूज्ड एज ए मॉडरेटर। किसके रूप में यूज करते हैं, मॉडरेटर के रूप में। मॉडरेटर क्या है, मंदक है। मंदक क्या करता है, मंदक है मॉडरेटर। इसको हिंदी में भी ऐसे बोल देते हैं, कई बार इंग्लिश वाला हिंदी में बोल देते हैं। यह मॉडरेटर मंदक, यह न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। कहाँ करता है न्यूट्रॉन की गति को धीमा, न्यूट्रॉन की गति को धीमा करता है। कहाँ करेगा धीमा करता है, कहाँ धीमा करता है, तो न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने का कार्य करता है। कहाँ पर, नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर बोलेंगे इंग्लिश में। इट इज यूज्ड एज ए मॉडरेटर इन द न्यूक्लियर रिएक्टर टू स्लो द स्पीड ऑफ द न्यूट्रॉन। नाभिकीय रिएक्टर में, न्यूक्लियर रिएक्टर में, ठीक है, न्यूक्लियर रिएक्टर में न्यूट्रॉन की स्पीड को कम करने के लिए इसका उपयोग किया जाता है। नाभिकीय रिएक्टर कौन से, जैसे जहां बिजली बनाई जाती है वहां नाभिकीय रिएक्टर होते हैं, वहां पर इसका उपयोग न्यूट्रॉन की गति को धीमा करने के लिए किया जाता है। बहुत बढ़िया। अब एक बात और ध्यान से सुन लो, ये भी पेपर में कई बार पूछा था। जल के 6000 अणु में, जल के 6000 अणु में, यह बहुत इंपॉर्टेंट है। जल के 6000 अणु में, जल के जो 6000 अणु में D2O का कितना अणु होता है, ये पूछ ले। जो जल के 6000 अणु में D2O का एक ही अणु होता है, एक अणु, 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है, एक अणु भारी जल का होता है, भारी जल का होता है। ठीक है, भारी जल का। या हम ये कह दें कि एक कितने अणुओं में से D2O का एक अणु निकाला जाता है। जल के कितने अणुओं में से एक D2O का अणु निकाला जाता है, वो कितने अणुओं में से, 6000 में से। एक बात और ध्यान रख लेना, कई जगह पर ये 7000 मिलेगा, वो गलत है। तो एक कितना है D2O और 6000 क्या होंगे हमारे, H2O होंगे। ठीक है, ये अभी आपने ध्यान कर लिया। डेंसिटी का फार्मूला क्या होता है, मास बाई वॉल्यूम, द्रव्यमान अपॉन में आयतन। और H2O का घनत्व कितना है, वो तो कांस्टेंट है हमारा, ये तो एक स्टैंडर्ड वैल्यू लेते हैं। और D2O का घनत्व हमेशा क्या है, इससे ज्यादा होगा, क्योंकि इसका द्रव्यमान क्या है, ज्यादा है। D2O का घनत्व 1.1044 होता है। मैंने बस 3 तक लिख लिया। D2 का उपयोग कहां करते हैं, मॉडरेटर के रूप में, मंदक के रूप में करते हैं। कहां, नाभिकीय रिएक्टर में। नाभिकीय रिएक्टर में क्या करते हैं, ये न्यूट्रॉन की गति को धीमा करते हैं। ठीक है, मंदक स्लो द स्पीड, मंदक, नाम ही मंदक है, तो न्यूट्रॉन की गति को क्या करेगा, धीमा करेगा। जल के 6000 अणु में एक अणु भारी जल का होता है, तो 1 अपॉन में क्या हो गया, 6000 हो गया। ठीक है, अच्छी बात है, ये भी पता चल गया अपने को। अब हम देखें कि इसका निर्माण कैसे करते हैं, निर्माण भी हम देख लेते हैं। एक दूसरा ये भी देख लेते हैं। देखो, एक ये देख लेते हैं, यदि हम शुद्ध D2O ले लें, शुद्ध भारी जल ले लें, और मछलियां उसमें छोड़ दें। शुद्ध भारी जल में मछलियां जीवित नहीं रह सकती, शुद्ध भारी जल में मछलियां जीवित नहीं रह सकती।
और मानव को भी पिला दें शुद्ध भारी जल, तो मानव के भी शरीर में दिक्कत आना शुरू होगी और डेथ भी हो जाएगी लंबे समय तक भारी जल पिएगा तो। शुद्ध भारी जल में मछलियां जीवित नहीं रह सकती, ठीक है, जीवित नहीं रह सकती। एक ये ध्यान रखेंगे हम, ठीक है। और क्या क्या फैक्ट, कुछ और फैक्ट भी पूछे जा सकते हैं। हाँ, भारी जल में बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, भारी जल में बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, भारी जल में बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, अंकुरण नहीं हो सकता। और हम देखें भारत में हम देखें उत्पादन के मामले में विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, तो भारत का ये थोड़ा सा रोटेट करता रहता है, कभी दूसरा स्थान कभी पहला स्थान, पहला दूसरा। तो उत्पादन के क्षेत्र में आप ये कह देना, बस ये ध्यान रखना, उत्पादन के क्षेत्र में D2O के उत्पादन में, D2O के उत्पादन के क्षेत्र में अग्रणी है हम। क्या है? अग्रणी। अग्रणी मीन्स क्या है? पहले दूसरे स्थान पर है। लेकिन निर्यात है वो कनाडा बहुत ही ज्यादा निर्यात करता है, कनाडा निर्यात में नंबर 1 है। फिर हम देखें कि इसका ये देख लें कि भारत में निर्माण कहां कहां होता है। निर्माण की बात करें, भारत में निर्माण की बात करें तो ये एक तो होता है तूतीकोरिन में, तूतीकोरिन में। तूतीकोरिन कहां है? तमिलनाडु में, TN लिख देते हैं, तमिलनाडु। राजस्थान में कोटा में, कोटा राजस्थान, RJ लिख देता हूं, राजस्थान। और नांगल पंजाब में इनका उत्पादन बहुत ही ज्यादा होता है, नांगल पंजाब में इसका उत्पादन बहुत ही ज्यादा है। वैसे तो तलचर में भी होता था, लेकिन थोड़ा यूनिट है उसको बंद करने की योजना है, तो तलचर में बंद कर देंगे। और एक दो स्थानों में और भी बनाया जाता है, लेकिन हम जो मोस्ट इंपोर्टेंट है वो पढ़ेंगे। अब हम देखें निर्माण की बात करेंगे। और एक और क्वेश्चन देख लेते हैं इससे पहले। कई बार ये पूछ लेते हैं, भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? ये ध्यान रखोगे। भारी जल सामान्यतः हैवी हाइड्रोजन से बनता है, हैवी हाइड्रोजन से। ये तो कई बार पेपर में पूछा जा चुका है। भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? हैवी हाइड्रोजन से बनता है, हैवी हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। क्योंकि हैवी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? अब D को बोलते हैं, ड्यूटेरियम को बोलते हैं। हैवी हाइड्रोजन किसको बोलते हैं? ड्यूटेरियम को। ये ध्यान रखोगे। तो ये पूछा जाए कि भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? हैवी हाइड्रोजन से बनता है, ठीक है। फिर उसके बाद में हम देख लेते हैं, ये देख लिया, शुद्ध भारी जल में मछलियां जीवित नहीं रह सकती, भारी जल में बीजों का अंकुरण नहीं हो सकता, D2O के उत्पादन में क्षेत्र में हम अग्रणी है। निर्माण तूतीकोरिन तमिलनाडु, कोटा राजस्थान, नांगल पंजाब। भारी जल सामान्यतः किससे बनता है? हैवी हाइड्रोजन से बनता है। अगला हम देख लेते हैं। अब देखो, निर्माण है, इसका निर्माण वो 2 तरीकों से किया जाता है। निर्माण क्या होगा? 2 तरीकों से करते हैं। निर्माण है वो 2 तरीकों से। एक तो प्रभाजी आसवन से। क्या है? प्रभाजी आसवन, प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन बोलते हैं। प्रभाजी आसवन, फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। देखो यहां पर कहीं कोई ऐसा मैप नहीं है जिससे हम जो D2O निकाल सकें, ऐसा कोई वो नहीं है। इससे तो हम देखोगे ये केरोसिन, डीजल ऑयल ये लिखा हुआ है। ये तो जो प्रभाजी आसवन है, जो फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन है, इससे तो तेल निकाला जाता है। ये तेल वाली टेक्निक है। ये हमारी, इससे शराब भी निकालते हैं और अन्य चीजों में भी उपयोग करता है, लैब में भी उपयोग किया जाता है। लेकिन वो जो मशीन है जो भारी जल निकालते हैं वो अलग तरीके की है। सिंपल तरीके से मैं ये बताना चाह रहा हूं आपको कि इसका उपयोग कैसे करते हैं। देखो जो प्रभाजी आसवन है, प्रभाजी आसवन, ये समझ लो क्या होता है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। फ्रैक्शनल का मतलब क्या है? फ्रैक्शनल का मतलब क्या है और डिस्टिलेशन का मतलब क्या है? पहले ये समझ लो। डिस्टिलेशन का मतलब होता है जब 2 पदार्थों के मध्य, 2 पदार्थों के क्वथनांक के मध्य, क्वथनांक मीन्स क्या है? बॉइलिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ज्यादा हो। जब 2 पदार्थों के क्वथनांक मतलब बॉइलिंग पॉइंट में अंतर ज्यादा हो, तब आसवन विधि उपयोग की जाती है, डिस्टिलेशन उपयोग की जाती है। कौन सी विधि की जाती है? आसवन। जैसे मानो आप कोई चीज उबाल रहे हो और अंतर है बहुत ही ज्यादा है और एक चीज आसानी से अलग हो गई, बस। जैसे मानो आप अल्कोहल ले लिया
और पानी ले लिया, तो अल्कोहल और पानी के बीच में अंतर है वो लगभग 20-30 डिग्री सेंटीग्रेड हो जाता है। और इस रूप से इतना डिग्री सेंटीग्रेड अंतर होने के कारण आसानी से अल्कोहल अलग हो जाएगी। ठीक है, और भी ज्यादा अंतर है, ले सकते हैं हम, और भी बहुत सारे पदार्थ हैं तो उसमें आसानी से अलग हो जाए, वो तो होगी डिस्टिलेशन प्रक्रिया। कौन सी होगी? डिस्टिलेशन। जैसे मानो आपका रेत है, पानी में घुला हुआ है, तो रेत को पानी से अलग करना हो, वैसे करते नहीं है, तो या आपको शुगर है, शुगर और पानी को अलग करना हो, या आपको नमक और पानी को अलग करना हो, तो आराम से पानी उड़ जाएगा और नमक बच जाएगा, चीनी बच जाएगी और पानी उड़ जाएगा। तो ये होता है हमारा डिस्टिलेशन, मतलब बहुत ही ज्यादा अंतर है। हम देखते हैं बॉइलिंग पॉइंट में, तो इस रूप से हम देखेंगे, या ये तो एक मैंने सॉलिड ले लिया, एक लिक्विड ले लिया। यदि हम ऐसा भी ले लें कि दो पदार्थ ले लिया, जैसे मैंने अल्कोहल का बता दिया और पानी का बता दिया, जब दो पदार्थों के बीच में क्वथनांक का ज्यादा हो तो वह प्रक्रिया कौन सी? आसवन। जब प्रभाजी आसवन क्या है? जब दो पदार्थों के मध्य दरो हो या कोई पदार्थ हो, उनके क्वथनांकों के मध्य अंतर बहुत ही कम है। अंतर क्या है? बहुत ही कम है। वह विक्रिया क्या कहलाती है हमारी? वह विक्रिया क्या कहलाएगी? प्रभाजी आसवन कहलाएगी। तो आप देखो D2O है, D2O और H2O। H2O कितने पर उबलता है? 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर। और D2O कितने पर उबलता है? 101.4 पर। कितने पर उबलता है? 101.4 पर। 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड और 100 डिग्री सेंटीग्रेड, इतना कम अंतर है। तो क्या करेंगे, इन दोनों को यहां लेंगे, मानो, ठीक है, दोनों को यहां पर ले लिया और इस तरह से इसको उबालेंगे, और पानी है वो जल्दी थोड़ा सा पहले उबल जाएगा। यहां पर थर्मोमीटर है, थर्मोमीटर से 100 डिग्री सेंटीग्रेड आते ही यहां पर एक थर्मोस्टेट भी लगा सकते हैं, थर्मोस्टेट है, या इसको पानी चला दें साथ साथ में, तो वो क्या कर देगा, इसको सारे को कन्वर्ट कर देगा वापिस, जैसे वाष्प बनेंगे ना, वापिस इसको पानी बना देगा और ये पानी को अलग कर लेंगे। और यहां पर बच जाएगा हमारा कौन सा? हैवी वाटर। तो हैवी वाटर को आसानी से अलग कर सकते हैं, पानी में से ही हैवी वाटर को हमने अलग कर लिया। यह प्रक्रिया क्या कहलाती है हमारी? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन। आपके पेपर में बस इतना पूछा जा सकता है कि D2O को किस प्रक्रिया से अलग करते हैं, या तो ऑप्शन में मिलेगा फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन, या ऑप्शन में मिलेगा विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, या तो मिलेगा ऑप्शन में प्रभाजी आसवन, या मिलेगा आपको ऑप्शन में विद्युत अपघटन। ठीक है, दोबारा देख लो, प्रभाजी आसवन क्या होता है? जब दो पदार्थों के बीच में क्वथनांक का अंतर बहुत ही कम है, क्वथनांक का अंतर बहुत ही कम है, तो वह विक्रिया क्या कहलाती है? प्रभाजी आसवन कहलाती है। तो मैंने यहां पर पानी ले लिया और D2O ले लिया, इसको उबालेंगे तो उबालने के बाद में तो इसमें जो यहां थर्मोमीटर है 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, तो फिर थर्मोस्टेट भी लगा देंगे। थर्मोस्टेट का क्या काम होता है? तापमान को स्थिर रखना। तापमान स्थिर हो जाएगा, तापमान स्थिर होने के बाद में पानी निकलेगा 100 डिग्री सेंटीग्रेड पर, और 101 डिग्री सेंटीग्रेड पर, 101.4 डिग्री सेंटीग्रेड पर D2O उबलता है। तो इसी रूप से D2O नीचे रह जाएगा, और D2O नीचे रह जाएगा तो D2O अलग हो गया। यह विक्रिया क्या कहलाती है? फ्रैक्शनल डिस्टिलेशन कहलाती है। फिर उसके बाद में हम देखते हैं अगला है जिसको हम बोलते हैं, अभी मैं बात कर रहा था विद्युत अपघटन, विद्युत अपघटन, इलेक्ट्रोलाइसिस। इलेक्ट्रोलाइसिस अभिक्रिया के द्वारा भी D2O को अलग किया जाता है। ये बिल्कुल ऐसा ही टेक्निक होती है, बिल्कुल वही है टेक्निक, गूगल बाबा से लिया है, कभी ये सोचो कि मैंने बनाया है। इलेक्ट्रोलाइटिक सेल फॉर द प्रिपरेशन ऑफ हैवी वाटर, देखो गूगल बाबा पर ये बिल्कुल सेम का सेम था, मैंने कॉपी मारा यहां पर। देखो अब देखो यहां पर है माइनस, नेगेटिव चार्ज है, नेगेटिव चार्ज है, तो यहां पर क्या होगा हमारा? ये हमारा क्या है? एक स्टील का बर्तन है, इस्पात का बर्तन। स्टील मीन्स क्या है? इस्पात है, इस्पात का लेंगे, ये ध्यान रखो, इस्पात का है, और ये क्या है? नेगेटिव से जोड़ा हुआ है, इसको बोलेंगे कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। क्या बोलेंगे? कैथोड। नेगेटिव है, कैथोड है, ये कैथोड हो गया। ठीक है, यहां पर है पॉजिटिव, यहां पर क्या है? पॉजिटिव, इसको बोलेंगे एनोड। क्या बोलेंगे? एनोड। निकिल है वो एनोड है, ये क्या है? निकिल रोड है, निकिल रोड है, निकिल छड़ है, निकिल रोड, निकिल छड़ है, और ये क्या है? पॉजिटिव है, धनात्मक है, धनात्मक है, और धनात्मक है तो वो क्या होगी? क्या होगी? एनोड होगी। क्या होगी? एनोड।
अब देखो यहां होता क्या है, सिंपल मेथड वही, इसमें इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस की, और इलेक्ट्रोलाइसिस प्रोसेस होते ही ये जल है उबलना शुरू हो जाएगा, उबलना शुरू होगा तो ये वेपर के रूप में बाहर निकल जाएगा, और यहां पर बच जाएगा D2O। यहां पर क्या बच जाएगा, D2O। यह अभिक्रिया हमारी क्या कहलाती है, इलेक्ट्रोलाइसिस कहलाती है। इलेक्ट्रोलाइसिस के माध्यम से भी जल में से D2O को अलग किया जाता है। ठीक है, फिर हम देख लेते हैं, थोड़ा सा और देख लेते हैं। थोड़ा सा ये क्या है, जो जल है, जल को हम पीने योग्य बनाते हैं तो एक तो करते हैं शुद्धिकरण अभिक्रिया, बिल्कुल शुद्ध करना हो तो कई बार ये पूछ ले कि जल को शुद्धिकरण के लिए कौन सी अभिक्रिया की जाएगी। जल को शुद्धिकरण के लिए आसवन विधि की जाएगी। आसवन विधि अभी बताया था मैंने, डिस्टिलेशन। मानो इसमें रेत है, नमक है, चीनी है, उसको अलग करना है तो उबाल देंगे, उबालेंगे, डिस्टिलेशन अभिक्रिया होगी तो उस रूप से हम क्या करेंगे, तो शुद्धिकरण कर सकते हैं। एक ये भी होता है, वाष्पीकरण भी है। ठीक है, वाष्पीकरण भी है। आसवन विधि में तो क्या है, कुछ ऐसा पदार्थ मिला हो जिसको अलग करना मुश्किल हो तो उस रूप से हम आसवन कर सकते हैं। लेकिन ये पेपर में ये ध्यान रखना, कभी ये पूछ ले पेपर में, ये ध्यान रखना, मैं कभी उदाहरण दे दे के आपको पेपर में गलत करवा दूं मैं आपका। ये तो वैसे नॉर्मल उदाहरण दे रहा हूं मैं। देखो नोट करके मैं एक बात बता देता हूं, नमक को समुद्री जल से अलग वाष्पीकरण विधि से करते हैं। कभी ये आसवन विधि से सोच लो, वाष्पीकरण वेपराइजेशन से करते हैं, वेपराइजेशन विधि से करते हैं, वेपराइजेशन वाष्पीकरण विधि से करते हैं। ये बात आप ध्यान रखोगे, वाष्पीकरण विधि से करते हैं। एक तो ये बात है थी। ठीक है, बस समुद्र में क्या है, नमक है, जो पानी है किनारे आ जाएगा, और उसके बाद में बड़े बड़े तालाब बना रखे हैं वहां पर पानी आ जाएगा, और उसके बाद में वेपराइजेशन हो जाएगा, फिर नमक निकल जाएगा, फिर उसको फिर एक अलग प्रोसेस की जाती है, फिर उससे नमक अलग किया जाता है। दूसरा हम देखेंगे, जल को एक किया जाता है रोगाणुनाशी के द्वारा जल को शुद्ध किया जाता है। रोगाणुनाशी के द्वारा जल को शुद्ध किया जाएगा। तो रोगाणुनाशी के लिए क्या क्या करते हैं हम जल में, ए बिंदु मान लेते हैं क्लोरीन, ए बिंदु कर लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन डालकर भी जल को शुद्ध किया जाता है। बी बिंदु में हम कर देते हैं ओजोनीकरण। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आज का है स्टाफ सिलेक्शन कमीशन में, तो ओजोनीकरण हरियाणा में भी आ चुका है और स्टाफ सिलेक्शन कमीशन भी ओजोनेशन बोलते हैं इसको, ओजोनेशन। ठीक है, तो हमको क्या पता चला कि रोगाणुनाशी, रोगाणु को मारना हो तो क्या करेंगे, एक तो क्लोरीन डालेंगे, और दूसरा मैंने बताया आपको हम क्या डालेंगे, ओजोन गैस पास कर देंगे, और तीसरा हम करेंगे यूवी किरण, अल्ट्रावायलेट किरण से भी रोगाणु मारे जा सकते हैं। अल्ट्रावायलेट कौन सी होती है, पराबैंगनी किरणें, पराबैंगनी किरणों के माध्यम से भी रोगाणु मार सकते हैं, क्लोरीन से, ओजोनीकरण से और यूवी से। ठीक है, तो इस तरह से जल को शुद्धिकरण, आसवन, ठीक है, और नमक को समुद्री जल से अलग करेंगे तो वो कौन सी विधि है, वाष्पीकरण विधि है। और रोगाणुनाशी के लिए क्लोरीन, ओजोनीकरण और यूवी किरण के माध्यम से करते हैं। ठीक है, सभी को आई बात समझ में। और ये हमारा इम्पैक्ट एकेडमी टेलीग्राम चैनल है, फेसबुक पेज है इम्पैक्ट डिफेंस एकेडमी, और इम्पैक्ट एकेडमी इशार, दो हमारे यूट्यूब चैनल। और ये ऐप होगी इम्पैक्ट एकेडमी, जब आप डाउनलोड करोगे तो लोगो ये मिलेगा। ठीक है, गूगल प्ले स्टोर से। बेस्ट विशेज, बेस्ट ऑफ लक, वंदे मातरम, जय हिंद।